अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। नन्हे मुन्ने बूढ़ों के लिए 3 चरवा कहानियाँ लिए मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है नन्हे मुन्ने बूढ़ों के लिए 3 चरवा कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अच्छा तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, राज दुलारे बुजुर्गों, अब हुक्के का एक कश लो और सो जाओ। तुम काम कर कर के थक गए होगे। हमने पहले ही कहा था कि कल का काम आज पर ना डालो, यानी जो काम कल हो सकता है इसे आज मत करो। आराम भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बल्कि ज़रूरी उसूल तो ये है कि पहले आराम फिर भी आराम। कहानी सुनेंगे? अरे बूढ़ो, नटखट बूढ़ो, हम कहानियाँ कहाँ से लाएं? नई कहानियाँ तो आजकल फिल्म वालों को भी नहीं मिलती। बेचारे काबुल जाते हैं और वहाँ से हींग, सलाजीत, ट्रांजिस्टर, रेडियो और चरवा कहानियाँ लाते हैं। अच्छा तुम भी कुछ नसीहत आमेज़ कहानियाँ हमसे सुनो, लेकिन शोर मत करना, चैन से सुनना। नंबर 1, एक गुरु के 2 चेले। एक था गुरु बड़ा नेक धर्मात्मा, 2 इसके चेले थे वफादार जानसार, गुरु के खून की जगह अपना पसीना बहाने के लिए तैयार। एक का शुभ नाम पुरबोमल था, दूसरे का पश्चिमी चंद। गुरुजी जब लोगों को उपदेश देने और इनकी मुरादें पूरी करने के बाद आराम करने को लेटते तो चेला पुरबोमल इनकी दाहिनी टांग दबाता, पश्चिमी चंद बाईं टांग की टहल सेवा करता। दोनों अपने अपने हिस्से की टांग की मुट्ठी चापी करते, तेल चुपड़कर इसे चमकाते, झंडियाँ और घुंघरू बांधकर इसे सजाते, इस पर मक्खी भी ना बैठने देते थे। एक रोज़ करना परमात्मा का ऐसा हुआ कि गुरुजी एक करवट लेट गए और इनकी दाहिनी टांग बाईं टांग के ऊपर जा पड़ी। चेले पुरबोमल को बहुत गुस्सा आया। इसने फौरन एक डंडा उठाया और बाईं टांग के रसीद किया। गुरुजी ने बिलबिलाकर दाहिनी टांग ऊपर कर ली। अब पश्चिमी चंद की गैरत ने जोश मारा। इसने अपनी लठिया उठाई और बाईं टांग की खूब ही मरम्मत की। गुरुजी बहुत चिल्लाए कि जालिमों, क्यों मार डालते हो? हाय! लेकिन चेले के इलाकाई खुद मुख्तारी के कायल थे, कब मानते थे। दोनों ने अखबारी बयान जारी किए और ज्यादती में पहल करने का इल्जाम एक दूसरे को दिया। गुरुजी की टांगें सूजकर कुप्पा हो गईं। मुद्दतों हल्दी चूना लगाना पड़ा। बस नहीं, बस क्यों? कहानी आगे भी चलती है। लाला पश्चिमी चंद के कई बेटे थे, बड़े होनहार और होशियार, पेशावरी मील, लाहौरी राम, सिंधु प्रकाश वगैरह। जब लाला पश्चिमी चंद का देहांत हुआ तो ये टांग उन्होंने विरसे में पाई। वो गुरुजी की टांग तो दबाते थे, लेकिन कोई रान का हिस्सा ज़्यादा दबाता था, कोई पिंडली पर ज़्यादा मेहनत करता था, कोई घुटने पर ज़्यादा तवज्जो देता था। आखिर एक ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और तय हुआ कि हम अपना अपना हिस्सा अलग कर लेंगे। लाला पुरबोमल ने कहा, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, मैं भी अपने हिस्से की टांग काट कर ले जा रहा हूँ। अब इन बरखुरदारों ने गंडासा मंगाया। एक ने रान संभाली, बोरी में डाली, दूसरे ने पिंडली ले ली, तीसरे ने घुटना उठाया और घर की राह ली। इसके बाद से सभी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। गुरुजी का क्या हुआ मालूम नहीं क्या हुआ, कहानी में इसका जिक्र नहीं, हद से हद मर गए होंगे। अच्छा अब एक और कहानी सुनो। नंबर 2, मछेरा और इनाम। अच्छा तो सुनो, एक मछेरे के हाथ एक उम्दा सी मछली आई तो वो इनाम और कराम की ख्वाहिश में इसे लिए बादशाह के महल में पहुंचा और अंदर जाने की कोशिश की। दरबान ने रोका, हे कहाँ जाता है, पलट, तेरा ध्यान किधर है? मछेरे ने मुद्दा बयान किया। दरबान ने कहा, देख बाबा, जो कुछ इनाम मिलेगा इसमें से 56% मैं लूँगा। मछेरा आधे पर राजी हो गया, लेकिन दरबान अपने 56% पर अड़ा रहा, बल्कि बोला, अगर बादशाह ने इस मछली को बरामद करके फॉरेन एक्सचेंज करवाया तो इसमें से भी 56% लाकर मुझे देना। खैर इस बेचारे को हामी भरनी पड़ी। बादशाह मछली देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मांग, क्या मांगता है? मछेरे ने कहा, हजूर, अल्लाह का दिया और तो सब कुछ है, बस 100 जूते मेरे सर पर कस के लगा दीजिए। बादशाह बहुत हैरान हुआ, समझाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा मछेरा अड़ा रहा। आखिर बादशाह ने एक चौबदार से कहा, इसके सर पर हल्के हल्के 100 छितर लगा दो। दिमाग खराब मालूम होता है बेचारे का। जब गिनती 44 पर पहुंची तो मछेरे ने कहा, हजूर बस मेरा इसमें इतना ही हिस्सा है, बाकी 56 जूतों का हकदार बाहर देवड़ी पर खड़ा हुआ है। बादशाह ने पूरा हाल सुना, इंसाफ पसंद था। इसने कहा, हाँ भाई बात तो ठीक है, जमहूरियत का ज़माना है, हर चीज़ में इसका हिस्सा वाजिब मिलना चाहिए, खवा बेभाव के जूते ही क्यों ना हो।
اب تو ہم اپنے ملک میں بھی یہ کرنے والے ہیں کہ اگر ایک حصے میں 44 آدمی پانی نہ ملنے سے پیاسے مر جائیں تو دوسرے میں 56 کو پکڑ کر تالاب میں ڈبو دیا جائے۔ بے انصافی کب تک چلے گی؟ اچھا بس اب ہم تھک گئے، ایک اور، صرف ایک اور۔ نمبر 3، دیوگری سے واپسی۔ اچھا اب ہم تمہیں ایک تاریخی حکایت سناتے ہیں۔ ملک ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا، محمد تغلق، بڑا عقل والا، علم و فضل والا۔ ایک روز اس کو خیال آیا کہ دہلی میں تو ساری خوبیاں ہیں لیکن یہ ہندوستان کے وسط میں نہیں ہے۔ اس نے فوراً نقشہ منگایا، پرکار رکھ کر دیکھا، معلوم ہوا کہ دکن کے اوپر دیوگری کا مقام زیادہ مرکزی ہے۔ فوراً حکم دیا کہ ماں دولت کا دارالخلافہ وہاں بنایا جائے اور دہلی کی آبادی نہ صرف اہلکار بلکہ اہل حرفہ بھی کوچ کر کے وہاں چلے جائیں۔ یہ ہمارا حکم ہے، کوئی سرتابی نہ کرے۔ رعایا خچروں اور چھکڑوں پر بیوی بچے مال اسباب لاد روانہ ہوئے۔ کئی مہینے کی راہ تھی، کہیں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، کہیں جنگلی جانور آن پڑے، بہت سے مر کھپ گئے۔ جو پہنچے انہوں نے وہاں سر چھپایا، کاروبار جمایا، مقام پرفضا تھا، پسند آیا، لیکن نازک مزاج شاہاں۔ ایک روز جانے کیوں ان کا جی دیوگری سے اچاٹ ہوا اور انہوں نے فرمان جاری کیا کہ چلو دلی واپس، یہاں ہمارا جی نہیں لگتا۔ جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے آدھے پھر ڈاکوؤں، جنگلی جانوروں اور راہ کی سختیوں کا شکار ہوئے، بس تھوڑے سے برے حالوں واپس پہنچے۔ اب اس سے بھی کئی اخلاقی نتیجے نکلتے ہیں، بھلا بتاؤ تو کیا؟ خر خر ارے کیا سو گئے؟ اچھا السلام علیکم، خدا حافظ، شب بخیر۔ ختم شد۔